नमस्कार दोस्तों। युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज के 10 जो कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू से। पहले देख लेते हैं 13 जून के सवाल को। तो 13 जून का सवाल था कि हाल ही में शुरू किए गए प्रोजेक्ट गंगा का संबंध किस क्षेत्र से है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 विकल्प दिए थे इसमें: नदी संरक्षण, रक्षा क्षेत्र, ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी या फिर स्वास्थ्य सेवाएं। इनमें से सही विकल्प हो जाएगा ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी। ये जो हाल ही में भी प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया है, इसका संबंध था ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी से। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। तो शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय एल्पिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। 4 विकल्प है: 11 जून को, 12 जून को, 13 जून को या फिर 14 जून को। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से इसमें से 13 जून। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जो कि जागरूकता दिवस हर वर्ष 13 जून को मनाया जाता है। और इस दिवस की स्थापना की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 में की थी, जिसका उद्देश्य है कि एल्बिनिज्म मतलब त्वचा, बाल और आंखों में जो रंग द्रव्य की कमी होती है, इससे प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके प्रति भेदभाव जो होते हैं उनको समाप्त करना। ठीक है, ये होते हैं इनके उद्देश्य। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किसने किया। 4 विकल्प है: डब्ल्यूएचओ ने, एम्स ने, आईसीएमआर, एनआईएमआर ने या फिर एनएचए ने। तो ये किया है आईसीएमआर और एनआईएमआर ने। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से। ये मार्च 2026 में जो कि नई दिल्ली में आईसीएमआर और राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य विषय था कि खोज, विकास और डिलीवरी मतलब मलेरिया उन्मूलन और उससे आगे की दिशा में प्रगति। ये इनका मेन मुख्य उद्देश्य का हेडलाइन था, जिसमें भारत और दुनिया भर के वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने भी भाग लिया। वहीं इसका मेन उद्देश्य अगर देखें तो उद्देश्य था कि मलेरिया उन्मूलन के लिए नई तकनीकों, वैक्सीन और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इनके मेन उद्देश्य थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस किस आईआईटी ने जारी किया। 4 विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने भी हाल ही में मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस एंकर जारी किया, जिसमें इसका फुल नेम है कि एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विथ 3D कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन है। ये इसका फुल नेम है एंकर का, ANCHOR यहाँ पे लिखा है। इसका फुल नेम ये है और यह शोध अल्जाइमर, पार्किंस और ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियों को समझने में मदद करेगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आयोजित पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किसने किया। 4 विकल्प है: नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह ने, द्रौपदी मुर्मू ने या फिर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। तो ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। यहाँ से सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। ये 13 जून को जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 198 नियमित पाठ्यक्रम और 141 जो कि 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने अधिकारिक कैंडिडेटों को भी बधाई दी और सेना में महिला कैंडिडेटों की बढ़ती भागीदारी को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल का नया वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया।
तो चार विकल्प हैं, ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, स्वप्न दास गुप्ता या फिर दिलीप घोष। तो ये किया गया है स्वपन दास गुप्ता को, और ये हैं स्वपन दास गुप्ता जिनके हम बात कर रहे हैं। स्वपन दास गुप्ता ये हाल ही में जो कि पश्चिम बंगाल का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है, और इनकी अगर बात करें तो ये एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और पूर्व राज्यसभा सांसद जो कि सांसद भी रह चुके हैं, और इनकी प्रमुख जिम्मेदारी राज्य की आय बढ़ाना और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाना है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत इनोवेटर्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस देश में करेंगे? तो चार विकल्प है, रूस, फ्रांस, अमेरिका या फिर जापान। ये करेंगे फ्रांस। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से फ्रांस। और भारत इनोवेट्स 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो कि भारत के नीस शहर में 14 से 16 जून 2026 तक किया जा रहा है। और बात आती है कि इसका उद्घाटन कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से करेंगे, जिसमें इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य रखा गया है कि भारत के स्टार्टअप, शोधकर्ता और नवोमेंट्स को वैश्विक मंच प्रदान करना तथा एआई, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी और बायोटेक जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोहा सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण के संस्थान ने आयोजित किया है। चार विकल्प है, आईसीएमआर ने, डीआरडीओ ने, सीएसआईआर, एनआईएसपीआर ने या फिर इसरो ने। तो ये किया है ऑप्शन सी सही विकल्प हो जाएगा, सीएसआईआर ने। ठीक है, क्योंकि सीएसआईआर और एनआईएसपीआर ने जून 2026 में कोहा सॉफ्टवेयर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कोहा एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, और इस परीक्षण का मेन उद्देश्य पुस्तकालयों कर्मियों जो कि पुस्तकालय कर्मियों और शोधकर्ताओं को कोहा नामक ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग सिखाना था, और इसमें देश भर के जो कि 33 प्रतिभागियों ने भी भाग लिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का अगला सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? चार विकल्प है, उपेंद्र द्विवेदी, मनोज पांडे, धीरज सेठ या फिर अनिल चौहान को। तो ये किया गया है धीरज सेठ को। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से धीरज सेठ। ठीक है, भारत सरकार ने जो कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को, ये है धीरज सेठ, जो कि 30 जून को भारतीय सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया। वहीं ये वर्तमान में सेना के उप प्रमुख भी हैं। वहीं ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्त मतलब अपने पद से हट रहे हैं। वहीं अगर बात करें धीरज सेठ की, तो लगभग 40 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा दी है, और जम्मू कश्मीर, पश्चिम सीमा तक क्योंकि पश्चिमी सीमा तथा विभिन्न महत्वपूर्ण सैन्य कमानों का नेतृत्व भी किया है इन्होंने। और इन्होंने सेना के आधुनिकीकरण और भविष्य की सैन्य रणनीतियों को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कुछ बातें थी धीरज सेठ से संबंधित। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई? तो ये सुनाई गई है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को। ठीक है, दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। ठीक है, और ये हैं यून सुक योल। इन पर आरोप था कि उन्होंने उत्तर कोरिया में अवैध रूप से सैन्य ड्रोन भेजकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने की कोशिश की, और जांच में यह भी सामने आया था कि वे इस तनाव का उपयोग देश में मार्शल लॉ मतलब सैन्य शासन लगाने के औचित्य के रूप में करना चाहते थे। अदालत ने उन्हें सत्ता के दुरुपयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और सरकारी अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने का दोषी पाया, और इस मामले में जो कि पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कृषि जैव विविधता विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही की बात है। चार विकल्प है, डॉक्टर आर एस परोदा ने, या फिर डॉक्टर पी एल गौतम ने, या डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने, या फिर डॉक्टर अशोक गुलाटी ने। तो ये किया है डॉक्टर पी एल गौतम ने। ठीक है, इनमें सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर पी एल गौतम। यह है डॉक्टर पी एल गौतम। और राष्ट्रीय जैव विविधता जो कि प्राधिकरण एनबीए ने कृषि जैव विविधता विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया और इस समिति के अध्यक्ष के रूप में पद्म श्री डॉक्टर पी एल गौतम को नियुक्त किया गया है, जिसमें यह समिति फसलों, बीजों, पशुधन नस्लों और कृषि आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण एवं सतत उपयोग से जुड़े मामलों पर सलाह देगी। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा किस क्षेत्र से संबंधित है? चार विकल्प है, बैंकिंग, टेलीविजन व रेडियो, रेलवे या फिर शिक्षा। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे टॉप करंट अफेयर्स एमसीक्यू के साथ।